आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पीपीटी जो मैंने आपको शेयर की थी क्लास में, उसमें कहाँ तक हुआ था? नंबर ऑफ स्लाइड्स, एनी आइडिया? ये हम पढ़ चुके थे, राइट? ये पाथ ये भी हम चेक कर चुके थे। रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर दिया था हमने। इंटरप्रिटेशन व्हाई इट्स नेसेसरी, इस पे भी हमारा डिस्कशन हो चुका था, है ना? टेक्निक्स ये भी हो चुकी थी। प्रिकॉशंस, आई थिंक प्रिकॉशंस नहीं हुए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? एनी आइडिया लास्ट क्लास में क्या हुआ था? यस मैम, यस मैम, है ना, प्रिकॉशंस बाकी था। टेक्निक्स तो हो गई थी, प्रिकॉशन प्रिकॉशन से नहीं होता। ओके, टेक्निक्स, यस मैम। तो आज मैडम हम स्टार्ट इम्पोर्टेंट मेथड फैक्टर एनालिसिस बता रहे थे आप। इम्पोर्टेंट वो मेथड हो टेक्निक्स मतलब जो भी आप टेबुलर फॉर्म में डेटा मेंशन कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, जैसे 300 हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, सपोज उसमें से 170 मेल है, रिमेनिंग फीमेल है, तो एक टेबल बनेगी। है ना, टेबल कैसे बनेगी? मेल फीमेल उनके सामने वो डेटा लिखे होंगे, दैट इज टेबुलर फॉर्म। तो इस टेबल से, इस वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है? वॉट वी कैन इंटरप्रेट, हम उससे क्या समझ सकते हैं, राइट? तो हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि 300 रिस्पोंडेंट्स में से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, राइट? अब बात करते हैं कि टेक्निक क्या है, वो कैसे लिखना चाहिए कि प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो, समझने लायक हो। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं कि जब भी आप रिसर्चर एक्सप्लेन करते हैं वेरिएबल्स को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी वेरिएबल्स टेबल में मेंशन है, उनके बीच के रिलेशंस को बताना। तो यहाँ पे मेल और फीमेल क्या है? वेरिएबल्स हैं। किस वेरिएबल के पॉइंट्स हैं ये? जेंडर के। तो आप उसमें लिखेंगे कि यहाँ पे जेंडर, मेल और फीमेल, दो वेरिएबल कंसीडर किए गए हैं रिसर्च में, है ना, और उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 170 और 130 जितना आएगा उतना है। ठीक, ऐसे आप उसको मेंशन करेंगे। इसको आप परसेंटेज में भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल है। दूसरा जो एक की टेक्निक है, दैट इज बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सट्रानियस फैक्टर पे यदि आप स्टडी कर रहे हैं, इस वर्ड को ही मैंने बताया था कि आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक्सट्रानियस, ऐसा फैक्टर जो एक्स्ट्रा, चाहे अनचाहे, वो अपना असर डाल रहा है वेरिएबल्स पे, है ना, एक्स्ट्रा है, बाहर का फैक्टर है। ठीक है, जैसे हम कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमारी आदत है पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ डिटर्जेंट खरीदने की, लेकिन विज्ञापन के कारण हमारा परसेप्शन क्या बन गया है? हमारे माइंड में एक दूसरे प्रकार के विज्ञापन की, किसी दूसरे ब्रांड नेम की इमेज बन गई है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं? उसको ट्राई करने का। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रानियस फैक्टर, है ना, कि किसी ने वहां पे इंसिस्ट नहीं किया शॉपिंग में, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया कि नहीं ये वाला नहीं, ये दूसरे ब्रांड का ट्राई करिए, बट ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू विज्ञापन, वो एक नया ब्रांड उपभोक्ता के माइंड में कैप्चर हो गया। तो ये सारे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, जो कहीं ना कहीं आपके स्टडी पे, रिसर्च स्टडी पे असर डालते हैं। तो जब भी आप टेबल्स को, वेरिएबल्स को समझा रहे हैं और उसमें एक्सट्रानियस फैक्टर के कारण या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के कारण, अब यहाँ पे हम मान लीजिए जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिया, उसमें हम श्योर नहीं है कि एक्सट्रानियस फैक्टर के कारण ही सेल्स कंपनी की बढ़ी है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ये बता सकते हैं कि जो कस्टमर है एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो गए हैं, और यही वो टाइम था जब पर्टिकुलर वो एडवर्टाइजमेंट चारों तरफ उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल था। तो ये केवल एक थ्रू ऑब्जर्वेशन रिसर्चर बता सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ये कौन सी इंफॉर्मेशन हुई? एक्सट्रानियस इंफॉर्मेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली आप अपने इंटरप्रिटेशन में मेंशन करिए। क्यों? क्योंकि जब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दूसरे रीडर हैं, वो पढ़ेंगे तो इनको क्लियर होगा कि ये डेटा में फ्लक्चुएशंस क्यों है, ऐसे वेरिएबल्स के कारण। थर्ड टेक्निक है कि फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है
वो स्टडी के फ्रेमवर्क में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी पॉइंट का छूटना, ऐसी एरर या ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ना हो, राइट। और वो एक सलाह, एक कंक्लूजन के रूप में पेश कर रहे हो। यदि अब सेम टेबल पे यदि हमें इंटरप्रिटेशन देना हो तो हम कैसे देंगे? जैसे हिंदी हिंदी में जैसे लिखेंगे ना कि उपरोक्त टेबल से हमें यह पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेल की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, जो फीमेल की फ्रीक्वेंसी इतनी है। दैट मीन्स इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल 300 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी इच्छा के अनुसार यथासंभव सारी जानकारी इस रिसर्च स्टडी के लिए दी है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना। अब इसी को इंग्लिश में हम कैसे लिख देंगे कि विद द रेफरेंस ऑफ above mentioned table, we have considered 170 male and 130 female as respondents in our this research study. मतलब वही है ना, and they are very supported and they have given all the required information. मतलब जितनी जरूरत थी उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन दी है। इससे क्या पता चल रहा है क्लास लाइन से कि इसमें एरर नहीं है, ये जो डेटा है वो एरर्स फ्री है ना। इफ यू रिमेम्बर बताया था जब क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, यदि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो उतने रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हम रिमूव कर देते हैं, है ना, हटा देते हैं। दैट मीन्स कि जो हम दिखा रहे हैं कि 170 और 130 वो कंप्लीट डेटा है, और ऐसे रिस्पोंडेंट्स ने फुल्ली पार्टिसिपेटेड किया है। फुल्ली पार्टिसिपेशन मतलब क्लियरली, कॉन्फिडेंटली अपने व्यूज दिए हैं, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बाइस्ड नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मान लीजिए आपकी जो स्टडी है, मान लीजिए वो वुमेन बेस्ड है, नारी के ऊपर है, ठीक। अब नारी के ऊपर तो है, लेकिन नारी के किसी पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है जिसमें पुरुषों के व्यूज भी मायने रखते हैं, है ना। अब आपको ऐसा लगे कि अरे मेरे रिसर्च में 300 में 225 या इतना नहीं, हाँ 125 मेल रिस्पोंडेंट्स है एंड रिमेनिंग जो है वो फीमेल रिस्पोंडेंट्स है, तो मेल रिस्पोंडेंट ज्यादा हो गए, तो कहीं मेरी स्टडी पे ये क्वेश्चन मार्क ना आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नहीं, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, इंटरप्रिटेशन ट्रूली देना है। यदि आपने उतने रिस्पोंडेंट्स मेल और उतने फीमेल एक्सेप्ट किए हैं, उनके रिस्पॉन्सेस पे ही एनालिसिस किया है, तो बिल्कुल आप फ्री हैं उसको प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन में मेंशन करने के लिए। तब ये तो सेकंड थॉट नहीं लाना है कि वुमेन बेस्ड स्टडी है और मैन के इतने मुझे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रू पिक्चर आपके उस टेबल की रिजल्ट्स की शो होनी चाहिए। इन केस ये तो एक बहुत छोटी सी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल थी। सपोज वैल्यू आई, सिग्निफिकेंस वैल्यू की हम बात करें तो प्रॉपरली लिखना है कि 0.00 सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो कितने लेवल पे है, एट द लेवल ऑफ 0.05 लेवल पे है या 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है, उसको हर बार मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है? क्योंकि कई बार आप प्रीवियस रिसर्च देखेंगे तो जब डेटा 0.05 पे एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, तो उसको 1 पे एक्सेप्ट नहीं होता है, तो कई बार रिसर्चर उसको 0.05 पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। दैट मीन्स कि 99% पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो 95 वो परसेंटेज बढ़ा लिया एक्सेप्टेंस का और उसके बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द रिसर्चर कि वो कैसा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो आप प्रॉपरली उस पर मेंशन करेंगे कि कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने डेटा एक्सेप्ट किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है जो भी इंटरप्रिटेशन रिलेवेंट हो, है ना।
और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है? टू अवॉइड द फॉल्स जनरलाइजेशन। ऐसे रिलेवेंट फैक्टर्स जो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं, उसको ही आप इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे। और ऐसे पॉइंट्स जो आपके इंटरप्रिटेशन में आ तो रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वो फॉल्स है ना? आप देखने का जो नजरिया है आपका वो दूसरा हो गया, आप उसको नेगेटिवली देख रहे हैं और वो एक जनरलाइज मीनिंग शो कर रहे हैं। तो जनरल मीनिंग वाले इंटरप्रिटेशन को नहीं लिखना है, केवल कंटेंट बढ़ाने के लिए, है ना? तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है वो टू द पॉइंट हो, सटीक हो, सही वर्ड्स उसमें शामिल किए गए हों और वो उस पर्टिकुलर टेबल से, रिजल्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग टेक्निक्स। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। मतलब हमको सही तो लिखना है, लेकिन प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, कितना सही लिखना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये एकेडमिक रिसर्च है, राइट? हमको हमारे रिसर्च को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है। जो इतनी मेहनत आप करेंगे टाइटल आइडेंटिफिकेशन की, ऑब्जेक्टिव्स बनाने की, देन उसको डेटा कलेक्शन की, देन एनालिसिस की, तो ये आफ्टर ऑल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी स्टडी को जस्टिफाई कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि आपने प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो की, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फेवर में नहीं आ रहे। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो डेटा है, जो रिसर्च है, उससे तो पहले आप खुद को, जो रिसर्चर है उसको खुद को ही सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ, ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट्स है वो सही है। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स, रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं और हमने इंटरप्रिटेशन कुछ और लिख दी है। तो किस प्रकार की सेटिस्फैक्शन? द डेटा आर एप्रोप्रिएट एंड ट्रस्टवर्दी। मतलब जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, उस पे जो एनालिसिस हुई है वो भरोसा करने लायक है, दैट इज ट्रस्टवर्दी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिफोर एनालिसिस आपने ऑलरेडी क्या चेक किया हुआ है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ही है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, भरोसा करने लायक है। और वैलिडिटी मतलब वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, वो उस टाइम पीरियड के लिए, आपकी रिसर्च स्टडी के लिए वैलिड है या नहीं। तो यदि बीइंग अ रिसर्चर आप कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स रिसर्चर जो भी लिख रहा है वो एप्रोप्रिएट है, सही है और भरोसा करने लायक है। किस सेंस में? जो आने वाले हमारे स्कॉलर्स हैं, आने वाले जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस प्रकार की स्टडी पे, आपके रिसर्च वर्क पे बिलीव करके ही उनको गाइडलाइन मिलेगी ना, गाइडेंस मिलेगा, तो वो भरोसा कर सकते हैं। देन सेकेंड है डेटा रिफ्लेक्ट गुड होमोजेनिटी। आपका जो डेटा है वो समरूपता, एक रूपता लिए हुए हो, है ना? इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन का जो बेस है ना, वो प्रॉपर डेटा लिया हुआ हो। मान लीजिए आपने बालक बालिकाओं, ये दो वेरिएबल के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो जितने रिस्पॉन्सेस आप बालकों से कलेक्ट करेंगे उतने ही बालिकाओं से करेंगे। ठीक है? बॉयज गर्ल्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज होमोजेनिटी, कि वो सब समरूपता लिए हो। देन प्रॉपर एनालिसिस हैज बीन डन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप इसको पूरा पढ़िए। प्रॉपर एनालिसिस हैज बीन डन थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड। किस मेथड का उपयोग किया गया है वह सही होना चाहिए। दैट मीन्स जो स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज करेंगे उसका चुनाव सही होना चाहिए। यदि वो सिलेक्शन ही गलत है, सपोज मान लीजिए कोरिलेशन लगना था और आपने रिग्रेशन लगा दिया, तो क्या होगा? रिजल्ट ही अलग आ जाएगा। कोरिलेशन लगना था और काई स्क्वायर लगा दिया, चीजें बहुत अलग रिजल्ट की देंगी, है ना? डेफिनेटली देंगी। यदि हम परसेंटेज की बात करें कि कहाँ हमें परसेंट निकालना था और कहाँ हम रेशियो में बात कर रहे हैं, तो चीजें अलग ही
प्रोपोर्शन में आपके सामने रहेंगी। वैसा ही जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बीइंग अ रिसर्चर क्लियर होना चाहिए कि किस वेरिएबल में कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी। और ये सोशल स्टडीज मतलब मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होगा। भले किसी में कम हो, किसी में कम मेथड एप्लीकेबल हो, किसी में ज्यादा, लेकिन एप्लीकेबल होंगी। एजुकेशन में भी होंगी, एजुकेशन में भी स्टैटिस्टिकल मेथड एप्लीकेबल होती हैं। जिसमें नहीं होंगी उसमें है आपके लिटरेचर, लिटरेचर में एप्लीकेबल नहीं होंगी। हिंदी, इंग्लिश, ये लिटरेचर में, संस्कृत, उसमें ये नहीं हो सकती है। उसमें भी यदि ऑब्जेक्टिव बहुत सामान्य सा ऑब्जेक्टिव लिया गया है तो नहीं होंगी। उसमें भी यदि कंपैरेटिव एनालिसिस लिया है या नॉलेज का हम प्री पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें भी टी टेस्ट लगेगा। देन फिर है सेकेंड पॉइंट है कि रिसर्चर को जो भी इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं दैट शुड बी एरर फ्री, है ना। एरर फ्री मतलब ये ऑलरेडी एरर फ्री क्यों हो जाता है, क्योंकि जब डेटा कलेक्ट किया और एनालिसिस किया तभी हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एरर्स कहाँ है और उस डेटा को हम रिमूव कर देते हैं। तो जो फाइनल डेटा एनालिसिस होता है वो ऑलरेडी एरर फ्री होता है। बट यहाँ पे क्यों लिखा है एरर फ्री, क्योंकि ऐसी कोई एरर हमें नहीं करनी है जिससे फॉल्स या कोई गलत कम्युनिकेशन हो, इन जनरल ही सही, है ना। कोई गलत कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट को इफेक्ट करेगा। प्रॉपरली फाइंडिंग्स मेंशन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन वो प्रॉपर होना चाहिए। मेजर जो पिटफॉल्स हैं, पिटफॉल मतलब जो कमियां हैं, वो आपको नजरअंदाज करनी है, जो एक मेथड में होती हैं उसको नजरअंदाज करके जो आपके सटीक पॉइंट है, जो ट्रूली रिलेटेड पॉइंट है, उनको ही इंटरप्रिटेशन में मेंशन करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद है जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज वेरी मच इंटरविंड विद एनालिसिस। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन में हम वही बातें लिखें जो उस टेबल या रिजल्ट से रिलेटेड हैं। ऐसा ना हो कि हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिव से कि उस सेकेंड नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये वेरिएबल्स थे, ये डेटा आया और बीच में हमने वैल्यूज को ही नहीं बताया कि कोरिलेशन क्यों लगाया है, रिग्रेशन क्यों लगाया है, या वेरिएबल्स में जो सहसंबंध है वो कितना है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है या न्यूट्रल है। ये सब ना लिख के केवल हमने क्या लिख दिया कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और उससे ही हमने डेटा लिया गया है और जो डेटा है वो 300 रिस्पोंडेंट्स का लिया है और लास्ट में हमने पाया कि ये जो रिस्पॉन्सेस थे वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किए गए हैं। तो क्या इसमें रिजल्ट से रिलेटेड कुछ वैल्यू आई? डेफिनेटली नहीं आई। तो रिजल्ट्स ऐसा, इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टैटिस्टिकल बेस्ड चीजें शामिल की गई हों। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन हम किसका कर रहे हैं? टेबल्स का, रिजल्ट्स का, डेटा एनालिसिस का, जो हमने मेथड्स लगा के फाइनली डेटा लाए हैं। तो प्रिकॉशन हमको यही रखना है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को प्रॉपरली चेक कर लें, है ना। कंप्यूटेशनल जो चेकिंग है उसको चेक कर लें कि प्रॉपरली चेक हुआ है या नहीं, मेथड में कहीं हमसे कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है, बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, देन फिर उसको इंटरप्रेट करें। ये सारी प्रिकॉशंस हमको रखनी है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इनिशियल स्टेज पे, ये इनिशियली हिडन टू द आई, इनिशियल स्टेज पे हम नहीं देख पाए। आफ्टर ऑल वी आर ए ह्यूमन बीइंग, है ना। मेड मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, तो हो गई गलती, नहीं देख पाए, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम नहीं देख पाए हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन की स्टेज पे ऐसे वेरिएबल्स को छोड़ दें यदि हम, है ना, तो क्या स्टडी कंप्लीट होगी? और यदि नहीं होगी तो फिर आपको वापस से एनालिसिस करना है, देन उसको फिर इंटरप्रिटेशन करना है। तो ऐसे प्रिकॉशंस रखने हैं कि कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है जो
इंटरेक्शन बिटवीन हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव का आपने बनाया है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस बनते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है या थ्योरिकल एस्पेक्ट्स आपने लिया है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको प्रॉपरली करनी है। हाँ, कैसी गलतियां उसमें हो जाती हैं, मान लीजिए आपने किसी एक हर सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट्स ने थ्योरी दी हुई है, ठीक है। सपोज मैं मैस्लॉस की नीड हायरार्की थ्योरी पे बात करती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग इस थ्योरी से वाकिफ होंगे कि उन्होंने एक थ्योरी दी। अब उन्होंने जो थ्योरी दी वो मान लीजिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से दी, और आप उसको रिवर्स में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे एनालिसिस क्या होगी, रिवर्स प्रोसेस में चली जाएगी। तो कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली यदि अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ है पहले, तो उसको पहले समझना है कि एक्चुअल थ्योरी क्या थी जो एक्सपर्ट्स ने दी गई है, थ्योरम क्या दिए गए हैं। उसके बाद डेटा को एनालिसिस करना है, देन उसको इंटरप्रेट करना है। किसी भी चीज को केवल सुन के कि हाँ साथ वाले लोग बोल रहे हैं कि ये थ्योरम अप्लाई कर लो, वो नहीं करना है। आप पहले उस थ्योरम को पढ़ लिए, आपकी स्टडी में यदि वो थ्योरम पर्टिकुलर एप्लीकेबल होता है तभी उसको अप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको रेफरेंस देंगे कि इस थ्योरम के आधार पर, है ना। तो इस चीज को आप प्रिकॉशनली लेंगे और ध्यान रखेंगे। देन आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग पे, कि ये रिपोर्ट राइटिंग क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एट ए ग्लांस, जैसे हम एग्जाम तो देते हैं, आंसर शीट में सब कुछ लिखते हैं, लेकिन एट ए ग्लांस जो रिजल्ट्स है वही बताता है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, और हमको समझ में आता है कि हाँ किस सब्जेक्ट में हमने कहाँ कितना कम लिखा है। वैसे ही रिपोर्ट, रिपोर्ट अपने आप में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, डेफिनेटली प्रॉब्लम, जब हमने रिसर्च की बात की तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, किस किन उद्देश्यों के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो यदि कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन हम उसकी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। यदि कोई उद्देश्य है तो हम उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तभी हम ये रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए इस रिसर्च के बाद डेफिनेटली रिसर्चर को एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिसीजन लेना है ना। तो उस डिसीजन के लिए ही हम पूरी थीसिस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, और वो रिपोर्ट किस मैनर में लिखी गई है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्ट राइटिंग का अपना एक तरीका होता है जो बाकी डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट से काफी अलग होता है। इसके कुछ, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। इसका कुछ फॉर्मेट भी होते हैं जिसपे अभी हम बात करेंगे। ये डिफरेंट स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें से कुछ पे अभी हम डिस्कशन करते हैं। लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो लॉजिकल, जो फर्स्ट स्टेप है उसका ये है कि आप सब्जेक्ट के बारे में बात करें, और उसके दो तरीके हैं, एक है लॉजिकली एंड क्रोनोलॉजिकली। लॉजिकली मतलब जहां हम तर्क के आधार पर, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये भी एक प्रकार का तर्क है। क्यों असर हो रहा है, क्योंकि कॉज ये है, कॉज ये है इसलिए ये असर होगा, है ना। जब किसी को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो कैसे करते हैं कि पर्टिकुलर ये मेडिसिन लेने से उसका असर क्या होगा कि वो बीमारी से रिलीफ मिलेगी, आराम मिलेगा। तो जहाँ पे सोशल स्टडीज में कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, इन दोनों की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं लॉजिकल टाइप ऑफ स्टडी, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल मतलब हम केवल एक क्रम में बात कर रहे हैं, राइट। उस क्रम में हमने बीइंग अ रिसर्चर क्या क्या चेंजेस देखे उसको हम मेंशन करते हैं। अब एक और स्टडी है जैसे प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट एनालिसिस क्या है कि पहले कोई एक स्टूडेंट है जो बिना कोचिंग के एग्जाम दे रहा था, उसके स्कोर क्या है, और फिर उसने कोचिंग की। यहाँ कोचिंग से मतलब है कि फोकस स्टडी की, उसने जो स्टडी की वो प्रॉपर डायरेक्शन में की। कोचिंग प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, प्रॉपर एक डायरेक्शन में उसने स्टडी की,
और फिर उसके मार्क्स क्या है। इन दोनों में यदि हम अंतर देखें और प्री और पोस्ट देखें तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट है। चूंकि उसने पहले किसी के सुपरविजन में डायरेक्शन में स्टडी नहीं की थी तो रिजल्ट क्या आया उस स्टूडेंट का, और जब बाद में उसने किसी के सुपरविजन में स्टडी की तो क्या रिजल्ट आया। ये भी एक प्रकार का कॉज एंड इफेक्ट है। तो इस प्रकार की जो स्टडीज है वो लॉजिकल एनालिसिस में आती है और उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब्जेक्ट मैटर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। देन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। फाइनल आउटलाइन का मतलब जब आपको ये सब्जेक्ट। मैम म्यूट में है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। यस मैम। यस आ मैडम आ रही है? रही है। आ रही है मैम। रीता मैम आप एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन करिए। उनको मेरी ही आवाज नहीं आ रही। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। फाइनल आउटलाइन का यहाँ पे मतलब है कि कैसा स्ट्रक्चर हमारे रिसर्च को हमें देना है। जब सब्जेक्ट प्रॉपरली पता चल जाता है कि हाँ से किस सब्जेक्ट के बारे में, किन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, देन हम आते हैं आउटलाइन पे। तो आउटलाइन का मतलब यहाँ है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कि किस वे में हमें काम करना है, कैसे दिखाना है। यदि आपने कुछ थीसिस देखी होंगी पुरानी तो उनमें मैं बात करती हूँ। दो तरीके के आप थीसिस देखेंगे, यदि नहीं देखिए तो फ्यूचर में आप देखिएगा कहीं यूनिवर्सिटीज में या आपके आसपास किसी की थीसिस देखने मिले। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, देन होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ ही वो मेंशन कर देते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, दैट इज ऑब्जेक्टिव। देन फिर थ्योरेटिकल चैप्टर्स आते हैं, देन डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन। दूसरा जो फॉर्मेट है वो है इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थ्योरेटिकल चैप्टर्स, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के पहले एक चैप्टर होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, उसमें मेंशन होता है कि व्हाट आर द मेथड्स यू वांट टू फॉलो, क्या मेथड आपने चुनी है। उसी में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं और रिसर्च डिजाइन होता है। देन बात का पूरा सेम रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो छोटा सा जो आपको ये चेंजेस नजर आ रहा है कि कई रिसर्चर पहले प्रॉब्लम्स मेंशन करते हैं देन उसके सॉल्यूशन, और कई रिसर्चर पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं देन फिर जब रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर पर आते हैं उस पे वो प्रॉब्लम्स और उसके रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं। तो दिस इज डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन कि वो किस प्रकार के आउटलाइन को फॉलो करना चाहते हैं। अब बात होती है कि ठीक है आउटलाइन तो फॉलो हो गया, क्या ये एक बार में कंप्लीट होगा कि हम पेज नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीधे 200 और 300 पेजेस पे रुके? नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट की क्यों जरूरत है? देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। टीचिंग प्लान आप बनाते हैं, टीचिंग प्लान का क्या रहता है? सिलेबस आपके पास है, आपको पता है कितने टेन्योर में ये कंप्लीट करना है, तो इजीली आप उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उतने टाइम में प्रॉपरली आपकी क्लासेस हो जाती हैं। यदि नंबर ऑफ क्लास कम पड़ती है तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। सिमिलरली रफ ड्राफ्ट बनाने से रिसर्चर किस बात के लिए श्योर हो जाता है कि ये जो 3 साल हैं, इन 3 सालों में कितने टाइम में मेरी थीसिस या रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सपोज आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली आप किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? एनालिसिस में। तो उसके पहले क्या कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके लिख के तैयार हो जाएं, है ना। तो ये रफ ड्राफ्ट का इम्पोर्टेंस है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चनेयर बनाना है तो उसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मटेरियल इन द सेंस कि रेफरेंस के लिए आप क्वेश्चनेयर कैसे बना सकते हैं, है ना। और पायलट स्टडी करनी है, पायलट स्टडी मतलब छोटे से सैंपल पे हम डेटा अप्लाई करके देखते हैं कि प्रॉपरली जो जो ऑब्जेक्टिव के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं सेम वो रिस्पॉन्सेज मिल रहा है या नहीं, या फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं, राइट। तो ये सारे टाइम जो है, ये सारे काम जो है वो टाइम टेकन होते हैं, है ना। तो ऐसी ही लिमिटेशंस को रिड्यूस करने के लिए
और टाइम को प्रॉपरली यूज करने के लिए रफ ड्राफ्ट बहुत जरूरी है। तो जब आप भी रिसर्च स्टार्ट करें, आपका टॉपिक ओके हो जाए, सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाइए, फिर उस पर काम करना चालू करिए। रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द रफ ड्राफ्ट, डेफिनेटली रीराइटिंग क्यों जरूरी है? ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए, डायग्राम प्रॉपरली मेंशन है या नहीं, टेबल और फिगर जो नंबर है, पिक्चर्स, उसके प्रॉपरली आपने नंबर मेंशन किए हैं या नहीं, डेटा प्रॉपरली सिस्टमेटिकली लिखा है या नहीं, राइट? कोई जितने भी वेरिएबल आपने रफ में मेंशन किए थे, वो सारे वेरिएबल के डेटा कलेक्ट हुए हैं या नहीं। इन केस कोई छूट गया है तो अब क्या करेंगे? अभी आप इनिशियल स्टेज पे है, उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए रफ ड्राफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और रफ ड्राफ्ट से आपको क्या पता चलता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसका फुलफिलमेंट कहाँ तक हो रहा है। तो ये मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर, स्पेलिंग, यूसेज, इन सबको चेक करने के लिए रफ ड्राफ्ट जरूरी है। Then come to the preparation of the final bibliography. What is bibliography? दो तीन चीजें आप सुनेंगे। पहला है, मुझे हिंदी में उसका एक ही वर्ड पता है, संदर्भ, है ना? इंग्लिश में उसके मुझे सिनोनिम्स पता है, मैं बता देती हूँ। हिंदी में मुझे नहीं पता है। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, साइटेशन, ठीक, वर्क साइटेड या साइटेशन, बात एक ही है। इन तीनों का नॉर्मल मतलब ये है कि जो काम आप लिख रहे हैं, इतने हम नॉलेजेबल नहीं है कि मन से पूरी थीसिस लिख लें। डेफिनेटली कुछ कहीं से हम पुराने लिटरेचर्स पढ़ते हैं, तभी तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाते हैं। डेटा एनालिसिस कैसे करना है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चनियर कैसे बनाते हैं, पुराने कुछ क्वेश्चनियर पे बेस पे बनाते हैं। तो जितनी सारी इंफॉर्मेशन जहां जहां जिस सोर्स से हमने ली है, उसको प्रॉपरली एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, राइट, थैंक यू, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए, ये लिखने का एक स्टाइल होता है। उस स्टाइल के बेस पे एजुकेशन मतलब अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में हम ये रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी को लिखते हैं। कई बार यूनिवर्सिटीज दूसरे फॉर्मेट भी अलाउ करती हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या है वो भी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले जब आप बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस को प्रॉपरली लिख रहे हो, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि कितने रिसर्च रिपोर्ट आपने लिए हैं, कितने जर्नल्स की स्टडी करी है, कितने बुक्स लिए हैं, या किसी न्यूज़पेपर या जो जो भी सोर्स है, उसको प्रॉपरली हेडलाइन से अलग कर दीजिए, उसके सब टाइटल बना दीजिए। उसके अंदर फिर आप नंबरिंग करके वो सारी चीजों को मेंशन करिए, सोर्सेस को मेंशन करिए। तो वो एक दी बेस्ट तरीका है, जिससे प्रॉपरली पता चल जाता है कि मैगजीन से आपने क्या लिया, या न्यूज चैनल से क्या सुना, क्या लिया, कहीं कुछ एनुअल रिपोर्ट्स है किसी कंपनी की, वहां से, सॉरी, वहां से आपने क्या इंफॉर्मेशन ली। तो इसलिए प्रॉपरली हेडिंग के अंदर आप नंबरिंग करिए, तो वो ज्यादा करेक्ट फॉर्म है बिब्लियोग्राफी को लिखने का। एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये अब विजिबल है ना? तो इसमें फॉर बुक्स एंड पब्लिकेशन, फॉर बुक्स एंड पब्लिकेशन देखिए, नेम ऑफ ऑथर, लास्ट नेम फर्स्ट, टाइटल अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक। ये लिखने का तरीका बताया है कि देखिए, ये सी आर कोठारी है, लेकिन कोठारी पहले आया, सी आर बाद में। फिर ये जो लिया है टाइटल, वो इटैलिक फॉर्म में लिया है। देन प्लेस है, देन वॉल्यूम है इनका कि किस वॉल्यूम से है, फिर ईयर है। तो दूसरा साइटेशन होता है कि पहले नाम लिया, फिर लास्ट नेम लिखा,
फिर टाइटल लिखा रिसर्च पेपर या बुक का, फिर कहाँ उनका वॉल्यूम कौन सा है वो लिखा, पेज नंबर लिखा। ये देखिए सब, वॉल्यूम मतलब किस ईयर का है, 1971 का है। जर्नल्स के वॉल्यूम यदि ईयरली है तो उनके हर साल चेंज रहते हैं, वॉल्यूम नंबर लिखे रहते हैं, 2165 किस वॉल्यूम का है वो भी लिखा रहता है। देन फिर ये P फॉर पेज नंबर है 995। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। ये है ना, किस पेज नंबर में से आपने क्या लिया हुआ है, ये ठीक है। जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो बिब्लियोग्राफी के हैं और APA स्टाइल में है। APA स्टाइल के लिए आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है। APA स्टाइल जब आप MS वर्ड पढ़ते हैं उसी में रेफरेंस में होता है, वहां से आपको पता चल जाता है कि उसमें कैसे लिखना है। कभी देखा है आप लोगों ने? यस मैम, सपना मैम यस मैम, बताया पढ़ाए है मैम। ना, याद है? जी मैम। यस मैम। ये दो के अलावा और याद है? यस मैम। चलिए ठीक है। यस बहुत मैम। कम यस आ रहा है, बट ट्राई करिए, उसको आप प्रैक्टिस में रखिए तो बनेगा, है ना, इम्पोर्टेंट है। देन राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट का मतलब है कि किस ऑब्जेक्टिव या किस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं वो आपको पहले डिसाइड करना है। जैसे यहाँ लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है PhD में, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट बिलिंगुअल लैंग्वेज नहीं होगी कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश। जैसे आप लोग मास्टर्स में क्वेश्चन एग्जाम फेस किए होंगे ना, तो क्वेश्चन पेपर जैसे लिखे होंगे ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वैसा नहीं होता है, या तो पूरा हिंदी होता है या पूरा इंग्लिश होता है। तो जो भी आप लैंग्वेज चूज करें, डिसाइड करें, बहुत केयरफुली उस पर ये डिसीजन लें, ठीक है। सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जार्गन्स हैं, जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, जार्गन्स अलाउड नहीं होते हैं। जार्गन्स मतलब जिसको हम बोलें पहेलियाँ, है ना, या कोटेशन तो यूज होते हैं, पहेलियाँ हुआ, या हाँ जिसमें हम कहना कुछ और चाहते हैं और किसी और दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसे टेक्निकल चीजें यूज नहीं होती। टू द पॉइंट बात करते हैं, जिस वर्ड का जो मतलब है उसी के अनुसार वो यूज होता है। जार्गन्स यूज नहीं होते, पहेलियों में हम नहीं लिखते हैं। हाँ, किसी के ऊपर हमारा रिसर्च है, जैसे हिंदी में, हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर का किसी ऐसे राइटर के ऊपर रिसर्च है जो पहेलियां लिखते थे या छंद लिखते थे, तो उसके रेफरेंस में वहां वो यूज होगा। लेकिन नॉर्मल जो कंटेंट है वो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, जो कि सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, है ना, टेक्निकलिटीज से भरा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स ऐड कर दिया, है ना। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, प्रॉपरली नंबरिंग होना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखें। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, देखिए अपने माइंड में एक इमेज बनाइएगा। सबसे पहले हमने टाइटल बनाया, टाइटल से ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकले, ऑब्जेक्टिव से ये हाइपोथेसिस बन गए। अब इन हाइपोथेसिस के बाद क्या हो रहा है, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, ABCD, इस A की अलग डेटा एनालिसिस, B की अलग, C की अलग, और इन सब की इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर रहे हैं। अब इसके बाद जब फाइंडिंग्स की बारी आएगी, फाइंडिंग्स के चैप्टर में, तो इस A हाइपोथेसिस से, डेटा एनालिसिस से, इंटरप्रिटेशन से क्या निकला, निचोड़, लास्ट में रिजल्ट क्या आया, क्या मिला आपको बीइंग अ रिसर्चर, वो लिखना होता है। तो हमेशा एक ऐसी चेन बनाने की कोशिश करिएगा जहां पे आप उस ऑब्जेक्टिव से हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस से डेटा एनालिसिस को, और डेटा एनालिसिस से फाइंडिंग्स को ऐसे सीधी चेन में मेंशन कर पाए कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के, है ना, सेकेंड हाइपोथेसिस भी हो सकती है, सेकेंड हाइपोथेसिस के टेबल नंबर इतने से ये डेटा मिला जो कि हमें ये बताता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कंक्लूजन आया। इस पैटर्न में आपका जो है
फाइंडिंग्स होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, यदि आप इसको कैटेगराइज करें दो पार्ट में, फर्स्ट लिख दें फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस के आधार पे फाइंडिंग। दूसरा लिख दें ऑब्जर्वेशन के आधार पे फाइंडिंग्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज जो हम हमारे हाइपोथेसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन बीइंग अ रिसर्चर हमने वो ऑब्जर्व किया है, फील किया है, देखा है, अनुभव किया है, और उसको हम अपने रिसर्च में लिखना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि उसको टू पार्ट्स में अलग अलग करके फिर आप फाइंडिंग्स को लिखें। सेम आपका कंक्लूजन होगा, कॉमन सा पैराग्राफ कंक्लूजन नहीं होगा। पैराग्राफ आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे, फिर एक लास्ट पैराग्राफ होगा जो समराइज करेगा। उसके बाद आते हैं ये एक लेआउट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट पे। जो रिसर्च रिपोर्ट है वो उसका एक फॉर्मल, जो कॉमन लेआउट, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले होते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस। प्रिलिमिनरी पेजेस मतलब जिसमें प्रीफेस एक्नॉलेजमेंट आता है ना, कि इस थीसिस के लिए, इस रिसर्च के लिए आप किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो ऑफिशियल चीज अलग है, अनऑफिशियली आप अपने फैमिली मेंबर, बहुत सारे लोगों को बोलना, थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो उनके नाम आते हैं। देन प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब है, अब वहां पे आप मेंशन करते हैं चैप्टर 1 क्या बताता है, चैप्टर 2 किस बारे में है, चैप्टर 3 किस बारे में है। क्यों? ताकि एट ए ग्लांस आपकी रिसर्च स्टडी का पता चल जाए कि कौन से चैप्टर में क्या बात कही गई है। देन फिर जो लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं वो आते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स डायग्राम्स है वो आते हैं, एब्रीविएशन यदि कुछ यूज हुए हैं तो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस आते हैं, है ना? ये सारे इनिशियल पेजेस या प्रिलिमिनरी पेजेस कहलाते हैं। उसके बाद आता है मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट मतलब जहां आपके चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो सीक्वेंस है उस पर हम नहीं जाएंगे। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन। अब यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद सीधे क्या दे दिया है, फाइंडिंग्स और सजेशंस, रिकमेंडेशन, फिर रिजल्ट, फिर इम्प्लीकेशंस। तो आप बस इतना समझिए कि जो मेन थीसिस स्टार्ट होती है चैप्टर 1 से टिल कंक्लूजन तक, वो मेन टेक्स्ट यहाँ पे आता है, जिसमें प्रॉपरली पेज नंबरिंग होती है। इसको बाद में देखेंगे हम कि इंट्रोडक्शन में क्या आता है और